नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है क्रिया। और क्रिया टॉपिक के ऊपर 2 कक्षाएं हो चुकी है, ये तीसरी कक्षा है और ये जहां तक क्रिया टॉपिक पर अंतिम कक्षा होगी आज। ठीक है विद्यार्थियों, तो क्रिया जो होती है, क्रिया किसे कहते हैं, सामान्य जानकारी हमने लिख ली थी। उसके बाद में जो क्रिया के भेद होते हैं, क्रिया के भेद सामान्यतः सभी विद्यार्थी यही जवाब देते हैं कि क्रिया के भेद 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अकर्मक और सकर्मक बताते हैं। लेकिन क्रिया के जो भेद पढ़ते हैं वास्तव में, तो क्रिया के भेद अलग अलग आधार पर हम पढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा है विद्यार्थियों, एक तो पढ़ा काल के आधार पे। इसके आधार पढ़ा है, काल के आधार पे पढ़ा है, ले लेता हूं, काल के आधार पर। इसके आधार पर, काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े। तो काल के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं होती है, जैसे भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया, और फिर इनके भी उपभेद होते हैं, तो उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था रचना के आधार पर, यानी कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। जैसे सामान्य क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक है, अनुकरणात्मक है, प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, सजातीय और सहायक क्रिया। इन क्रियाओं के ऊपर हमने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी। इसके अलावा एक पढ़ा था हमने समापन के आधार पर। तो समापन के आधार पर क्रियाएं कौन कौन सी होती है? 2 प्रकार की होती है, समापिका और असमापिका। समापिका क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया अंत में आती है किसी वाक्य में, उसे समापिका कहते हैं। और ऐसी क्रिया जो वाक्य के अंत में नहीं आकर शुरुआत या मध्य में आती है, उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। तो ये विद्यार्थियों 3 आधार पर हमने चर्चा कर ली थी। और चौथा आधार जो आता है वो क्रम के आधार पर आता है, यानी कि क्रम के आधार पर क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। तो कौन कौन सी होती है इसको देख लेते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ विद्यार्थियों, क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। तो क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक तो क्रिया होती है अकर्मक क्रिया। कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया होती है। और विद्यार्थियों दूसरा जो इसका भेद है वो है सकर्मक क्रिया। कौन सी है? सकर्मक क्रिया। क्रिया क्रम के आधार पर 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। देखिए, अकर्मक क्रिया के भी 2 उपभेद होते हैं। एक तो होता है पूर्ण अकर्मक क्रिया। कौन सी? पूर्ण अकर्मक क्रिया। और एक होती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार इस पूर्ण के भी 2 उपभेद होते हैं। एक तो होता है विद्यार्थियों गत्यर्थक। क्या होता है? गत्यर्थक होता है। और एक होता है स्थिरतक। स्थिरतक। तो पूर्ण के कितने भेद हो जाते हैं? 2। स्थिरतक, और स्थिरतक को हम कहते हैं अवस्था बोधक। क्या बोलते हैं? अवस्था बोधक भी कहते हैं। तो ये नाम पता होना चाहिए आपको। क्रम के आधार पर 2 प्रकार की होती है, पूर्ण और अपूर्ण। और पूर्ण के फिर 2 भेद हो जाते हैं, गत्यर्थक और स्थिरतक। स्थिरतक को बोलते हैं अवस्था बोधक। इसी प्रकार सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है विद्यार्थी पूर्ण और दूसरी होती है अपूर्ण। कैसी होती है? एक तो पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है, एक अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। फिर पूर्ण के 2 उपभेद होते हैं। एक तो होती है एक कर्मक, लिख देता हूं, एक कर्मक, और दूसरी होती है द्विकर्मक। दूसरी होती है द्विकर्मक। विद्यार्थी द्विकर्मक में इन क्रियाओं के साथ 2 क्रम आते हैं। उसमें से एक तो होता है गौण क्रम और एक होता है मुख्य क्रम। क्या क्रम होता है? मुख्य क्रम होता है। तो गौण क्रम क्या होता है, मुख्य क्रम क्या होता है, ये तो वैसे कारक का टॉपिक, कारक जो टॉपिक होता है उसमें चर्चा करेंगे। हालांकि यहां पर भी थोड़ा बहुत आपको आगे समझा देंगे। तो अकर्मक क्रियाएं उनको कहते हैं विद्यार्थियों जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, और जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है उससे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और भी इनकी बहुत सारी पहचान है, अकर्मक और सकर्मक की क्या पहचान है, तो इनकी पहचान देखेंगे एक एक की, और फिर इनके उदाहरणों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आगे देखिएगा विद्यार्थियों, यहां पर लिखा हुआ है अकर्मक क्रिया। क्या लिखा हुआ है? अकर्मक क्रिया। तो पहली बात तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसको कर्म की आवश्यकता नहीं होती हो। पहली पहचान तो ये क्या है इसकी? कर्म की आवश्यकता नहीं होती हो। दूसरी पहचान ये है, अगर जिसमें क्रिया से प्रश्न करो क्या, क्रिया से क्या, किसे और किसको प्रश्न करने से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो वहां पर भी क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। इसके अलावा इसमें कर्ता प्रदान होता है। क्या प्रदान होता है विद्यार्थियों? कर्ता प्रदान होता है। कर्म अगर आता है तो वह अप्रदान होता है। इसके साथ में अकर्मक क्रियाओं में
ये ध्यान रखना है आपको कि क्रिया से प्रश्न करना है कौन, और जो कौन उत्तर प्राप्त होता है वो वाक्य का कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता होता है। आगे देख लेते हैं, इनको डिटेल से दे रखा है। इसी प्रकार सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया इसे कहता है जिसे कर्म की आवश्यकता होती हो। क्या आवश्यकता होती हो? कर्म की आवश्यकता होती हो। दूसरी बात, क्रिया से प्रश्न करो, क्रिया से क्या प्रश्न करोगे? एक तो क्या, नहीं तो क्रिया से प्रश्न करो किसको, नहीं तो क्रिया से प्रश्न करो किसे। अगर ये प्रश्न करने पर आपको अगर कोई उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वो वाक्य का कर्म होता है, और जिन क्रियाओं के साथ कर्म आ जाता है वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा विद्यार्थियों जितनी भी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है, प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अगर कर्म नहीं है तो भी वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, यहां पर जो दिया हुआ है ये अकर्मक क्रिया से रिलेटेड दे रखा है। जो भी बातें पढ़ेंगे हम अकर्मक क्रिया से संबंधित पढ़ेंगे, अकर्मक क्रिया की पहचान और अकर्मक क्रिया के उदाहरण। हाँ, कुछ मिश्रित उदाहरण हो सकते हैं जो सकर्मक के होंगे, वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। फिर एक बार अकर्मक पढ़ लेते हैं, फिर सकर्मक हो जाएगी, फिर दोनों को एक साथ तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ लेंगे। तो इसी के साथ क्रिया के जो चार आधार, अलग अलग काल, रचना, समापन और कर्म के आधार पर इनको चारों कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत बचता है तो वो अन्य क्रियाओं में पढ़ते हैं उनको। देखिए, क्रिया से प्रश्न करो कौन, तो जो उत्तर मिलता है, उत्तर मिलता है वो वाक्य का कर्ता होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? कर्ता होता है। और अगर क्रिया से क्या और किसको प्रश्न करते हैं उससे कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो भी क्या होती है? वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। देखिए विद्यार्थी, जब क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़कर कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये सारी बातें अकर्मक क्रिया से रिलेटेड है। ठीक है। जब क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हो तो भी अकर्मक क्रिया होती है। जब वाक्य में को और क्या से उत्तर नहीं मिलता तो वहां पर भी क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। इसके अलावा कुछ क्रियाएं हमेशा अकर्मक में प्रयुक्त होती है, जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, घूमना, दौड़ना, भागना, नाचना, उड़ना, बहना, सोना। इसी प्रकार जागना, जीना, मरना, हंसना, नहाना, टहलना, छींकना, आना, जाना और हंसना, रोना, अकड़ना, उछलना, कूदना, क्षीण होना, खेलना, चमकना, ठहरना और डरना, दहाड़ना, बरसना, होना, शर्माना। ये सारी जो क्रियाएं हैं ज्यादातर ये अकर्मक में प्रयुक्त होती है। आगे देखते हैं। अकर्मक क्रियाओं को प्रेरणार्थक बनाकर सकर्मक में बदला जाता है। अभी मैंने बताया कि जितनी भी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है वो चाहे वाक्य में कर्म हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा सकर्मक में प्रयुक्त होती है। इसमें होती है सकर्मक क्रिया में जाती विद्यार्थियों सब। राम जोर जोर से रो रहा है, राम जोर जोर से रो रहा है, तो विद्यार्थियों रो रहा है यहां पर क्रिया है, रो रहा है क्या है? क्रिया है। अब कर्म के आधार पर सकर्मक होगी अकर्मक। देखिए, राम करता है, राम क्या है इस वाक्य का? करता है, और रो रहा है क्रिया है, और ये क्रिया होगी अकर्मक क्रिया। यहां पर अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ रही क्या है? अकर्मक क्रिया। चिड़िया क्या करता? इस वाक्य में कर्म आया नहीं, कर्म का अभाव है। इसी प्रकार बच्चा चिड़िया उड़वा रहा है, तो विद्यार्थी उड़वा रहा है, ये तो क्या हो गया? क्रिया। और बच्चा क्या है? कर्ता। और चिड़िया क्या है? यहाँ पर कर्म का काम कर रहा है। और इस जिन क्रियाओं के साथ कर्म आ जाता है वो अकर्मक क्रिया नहीं होती, वो कौन सी होती है विद्यार्थियों? सकर्मक। इसलिए उड़वा रहा है, ये क्रिया कैसी हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, पेन चेंज कर लेता हूं ना, देखिएगा। इसी प्रकार जो अकर्मक क्रिया है उसके दो उपभेद होते हैं, एक तो गत्यर्थक और एक स्थित्यर्थक होता है। तो स्थित्यर्थक को हम बोलते हैं अवस्था बोधक। ठीक है। और ये पूर्ण के उपभेद अभी मैंने बताया था आपको। तो स्थित्यर्थक या अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक जो क्रिया है वो किसे कहते हैं? देखिए, ये बिना कर्म के ही अकर्मक क्रियाएं होती है जो अपने आप में पूर्ण होती है। कैसी होती है? पूर्ण होती है। इनको अभिव्यक्त करने के लिए किसी कर्म या पूरक की आवश्यकता नहीं होती। पूरक का जो तात्पर्य किसी संज्ञा सर्वनाम शब्दों से ही है। ठीक है। ये कर्ता की दशा, स्थिति, अवस्था का बोध कराती है, जैसे सोना, रोना, हंसना, होना। ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी अवस्था का या फिर हम कह सकते हैं स्थिरता बोधक अपूर्ण अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आगे देखिए, राम अपने कमरे में सो रहा है, राम अपने कमरे में सो रहा है, तो सोने की अवस्था बता रहा है, इसलिए किसमें चल जाता है? ये स्थिरता। देखो, अकर्मक क्रिया का तो उदाहरण नहीं, लेकिन अकर्मक में कौन सी? पूर्ण या अपूर्ण? पूर्ण। और पूर्ण में कौन सी है? स्थिरतक। स्थिरतक का दूसरा नाम क्या मिलता है? अवस्था बोधक नाम मिलेगा। राम जोर जोर से रो रहा है, तो रोने की स्थिति बता रहा है, तो रो रहा है, राम जोर जोर से रो रहा है, तो ये
जो क्रिया है वो कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक में पूर्ण है अपूर्ण है? तो पूर्ण है। और पूर्ण का भी कौन सा उभेद है? अवस्था बोधक है। कौन सा है? अवस्था बोधक। अवस्था बोधक नहीं मिले तो इसको हम स्थिरते बोधक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्थिरते बोधक कह सकते हैं। ये अकर्मक क्रियाएं होती है जो अपने आप में पूर्ण होती है तथा कर्ता क्रियाशील रहता है इनका, ठीक है। जैसे दौड़ना, भागना, उड़ना, मंडरा, आना जाना, निकलना, घुसना, चलना, फिरना, तैरना, गिरना, इनको हम कहते हैं गत्यर्थक। क्या कहते हैं इनको? गत्यर्थक। तो विद्यार्थी स्थिरतक होगी, स्थिरतक के बाद में गत्यर्थक, और गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया का उभेद है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए गत्यर्थक और स्थिरतक को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जिसमें कर्ता गतिशील होता है उसको गत्यर्थक, और जिसमें कर्ता स्थिर रहता है उसको स्थिरतक या अवस्था बोधक कहते हैं। देखो मछलियां जल में तैर रही है, मछलियां जल में तैर रही है, तो विद्यार्थियों मछली तो क्या है यहाँ पर? कर्ता का काम कर रही है। क्या काम कर रही है? कर्ता कारक का काम कर रही है। और तैर रही है, ये क्रिया है, ये क्रिया है। और क्रिया में ये मतलब अकर्मक क्रिया होगी या सकर्मक क्रिया? तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण। अब अकर्मक में पूर्ण है अपूर्ण है? तो पूर्ण का है। और पूर्ण में स्थिरतक है गत्यर्थक, तो स्थिरतक सॉरी गत्यर्थक है। कैसी है? गत्यर्थक, क्योंकि मछली गति कर रही है। तो सर ये जल क्या है यहाँ पर? विद्यार्थी ये जो जल आया है ये तो सिर्फ अधिकरण कारक का काम कर रहा है। अधिकरण कारक स्थान बोधक को बता रहा है। राम मैदान में दौड़ रहा है, गत्यर्थक का उदाहरण है, दौड़ रहा है, गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। देखिए विद्यार्थियों, एक होती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। वे अकर्मक क्रिया है जिनके लिए किसी न किसी पूरक की आवश्यकता होती हो, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये अपने आप में पूर्ण नहीं होती, जैसे होना, बनना, निकलना। जैसे आपके सामने एक वाक्य है, राम बहुत निकला, ये नहीं लिखा हो तो हमें जैसे नीड है किसकी? चालाक की। जैसे यहाँ ये शब्द नहीं होता, जैसे राम बहुत निकला, तो निकला तो क्या है? यहाँ पर क्रिया है, लेकिन क्रिया है कैसी? पूर्णक अपूर्ण। तो यह अपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि इसको जरूरत पड़ रही किसकी? चालाक शब्द की। जैसे मेरा भाई है, तो मेरा भाई क्या है? डॉक्टर है, अध्यापक है, शिक्षक है। तो इन हमें किसी न किसी ये पूरक का काम कर रहे हैं, जैसे बेईमान, बीमार, डॉक्टर, ये सब किसका काम कर रहे हैं? यहाँ पूरक का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार देखिएगा साथियों, नोट डाल के लिखा हुआ है, उपर्युक्त वाक्यों में पूरक शब्द का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अधूरा लगता है। पूरक के स्थान पर प्राय विशेषण तथा संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा ना, संज्ञा सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं? पूरक कहलाते हैं। अन्य उदाहरण दे रखे हैं अकर्मक क्रिया के। पूजा हंसती है, तो हंसती है यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। निकुंज रोता है, ये भी अकर्मक क्रिया है। वह रात भर नहीं सोया, तो सोया क्या विद्यार्थियों? यहाँ पर अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बिल्ली भाग रही थी, तो विद्यार्थियों भाग रही थी क्या है? यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। तोता बोलता है, अकर्मक क्रिया है। रमेश हंसता है यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। सुनीता क्या हंसती है, तो यहाँ हंसती है अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। पूजा हंसती है, ये भी अकर्मक क्रिया। सुमन सोती है अकर्मक क्रिया का उदाहरण। आगे देखते हैं। बच्चा रोता है अकर्मक क्रिया है। सांप रेंगता है, तो ये भी अकर्मक क्रिया, रेंगता है। इसी प्रकार बिल्ली भाग रही है, वापस आ गया, भाग रही है, अकर्मक क्रिया। वह रात भर नहीं सोया अकर्मक क्रिया। वह दिल्ली जा रहा है, तो जा रहा है क्या है? अकर्मक क्रिया। देखिए अब विद्यार्थी सोचते हैं कि वह तो क्या हो गया? कर्ता, और जा रहा है क्या हो गया? क्रिया। तो वो क्या सोचते हैं? दिल्ली को कर्म सोच लेते हैं, तो कर्म नहीं है विद्यार्थियों, ये तो अधिकरण कारक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? अधिकरण कारक का। तो इसमें कर्म आया ही नहीं, तो कर्म नहीं आता, वो क्रिया कैसी होती? अकर्मक क्रिया। अब जा रहा है, गतिशील कर रहा है, गति बता रहा है, तो गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। सुनीता नाचती है अकर्मक क्रिया। शेर दहाड़ता है, अकर्मक क्रिया, दहाड़ता है। निकुंज हंसता है, तो हंसता क्या है? अकर्मक क्रिया। आगे देखिए, बिल्ली भाग रही, ये बार बार कैसे आ रहा है? एक ही, ठीक है। तोता उड़ रहा है विद्यार्थियों, अकर्मक क्रिया। नानी कुर्सी पर बैठी है, तो बैठी है क्या है? ये विद्यार्थियों बैठी है अकर्मक क्रिया का उदाहरण। मुकेश दौड़ता है, तो दौड़ता है अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार सुरेश डरता है, तो डरता है विद्यार्थियों क्या है? अकर्मक क्रिया। सुनीता रोती है, अकर्मक क्रिया। नदी बहती है, बहती अकर्मक क्रिया यहाँ पर। इसी प्रकार मोर नाचता है किस में जाएगा? अकर्मक क्रिया में। रस्सी ऐंठती है, तो ऐंठती है भी एक क्रिया होती है, और वो भी अकर्मक क्रिया में जाएगी। पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो बैठना क्रिया है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। आगे देखते हैं।
इसी प्रकार वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, हो रही विद्यार्थियों अकर्मक क्रिया। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो उड़ रहे हैं अकर्मक क्रिया। बच्चे पानी में तैर रहे हैं, तैर रहे हैं या अकर्मक क्रिया। मैं गया, गया किस में जाएगा? अकर्मक क्रिया में जाएगा। मैं सोता हूं, अकर्मक क्रिया सोता हूं। पक्षी उड़ते हैं अकर्मक क्रिया। वह खेल रहा है, तो विद्यार्थियों वह खेल रहा है अकर्मक क्रिया। कुआं भरता है अकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं, क्रिया से प्रश्न क्या किसे किसको करने पर जो उत्तर मिल जाता है। अब विद्यार्थियों इससे पहले जो भी हमने पढ़ा अब तक, ये तो था अकर्मक क्रिया की पहचान और अकर्मक क्रिया के उदाहरण। अब हम जो भी पढ़ने की तरफ जा रहे हैं वो पढ़ेंगे विद्यार्थियों हम सकर्मक के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया सकर्मक क्रिया उनको कहते हैं जिनका मतलब जिसमें कर्म होता हो, कर्म की प्रधानता होती हो, क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती हो और क्रिया से क्या किसको किसे प्रश्न करने पर कोई उत्तर मिल जाता हो, ठीक है, वो होती है सकर्मक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया सारी सकर्मक क्रिया में प्रयुक्त होती है। सकर्मक क्रिया को अभी दो भागों में बांटा था। एक तो पूर्ण सकर्मक क्रिया है, तो पूर्ण सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जो कर्म के होते हुए अपना पूरा अर्थ प्रकट कर देती है, उसको पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक होती है अपूर्ण सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया है जिनके साथ वाक्य में कर्म के आने के बाद भी वो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर पाती, उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर पूर्ण सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। दो उपभेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एक कर्मक क्रिया। कौन सी होती है? एक कर्मक क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिनके साथ वाक्य में एक ही कर्म प्रयुक्त होता हो उनको एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक होती है द्विकर्मक। कैसी होती है? द्विकर्मक क्रिया। तो ऐसी क्रियाएं जिनके साथ दो कर्म आते हो उसे द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इनको अब एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ नोट, ये सब सकर्मक क्रिया से संबंधित है। इससे संबंधित है, सकर्मक क्रिया से संबंधित है और कुछ बातें इसमें अकर्मक क्रिया की भी आपको मिलेगी, तो मैं उसमें बता दूंगा पढ़ाते समय। क्रिया से प्रश्न करो क्या किसे किसको, जो उत्तर मिल जाता है वह वाक्य का कर्म होता है। वो क्या होता है? कर्म होता है। और जिन क्रियाओं के साथ कर्म आता है वो क्रिया कैसी होती है? सकर्मक क्रिया होती है। कैसी होती है? सकर्मक क्रिया। और देखिए जब क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़कर वाक्य के कर्म पर पड़ता हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। और देखिए जो क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है, यानी कि जिनको कर्म की नीड होती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया से किसको क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। ये बात मैंने बता दी, रिपीट हो गई। देखिए जब क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो तो को चिन्ह का प्रयोग आता है। यदि कालवाचक शब्दों के साथ को चिन्ह आए तो वो शब्द कर्म नहीं होकर वो कालवाचक के साथ जो आते हैं वो अधिकरण का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? अधिकरण का। जैसे विद्यार्थियों मैंने आपको कहा कर्म, तो कर्म की आपने कारक चिन्ह में पढ़ा है को। क्या पढ़ा है? को पढ़ा है। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा को जहां भी आ जाए वो कर्म हो, ऐसा कोई जरूर नहीं है। ये जब हम कारक टॉपिक पढ़ेंगे उस समय आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि को कौन कौन से कारक में आता है। को विद्यार्थियों आपको कर्म में भी मिलेगा, आपको ये संप्रदान में भी मिलेगा, इसमें संप्रदान कारक में भी मिलेगा और एक अधिकरण कारक में भी मिलता है। अधिकरण कारक में जो को आता है वो समय सूचक शब्दों के लिए आता है और संप्रदान कारक के साथ जो को चिन्ह आता है वो किसी को स्थायी रूप से देने के लिए आता है और कर्म में भी आता है को। ठीक है। आगे देखिए कर्म सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती, पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण फिर दो प्रकार की होती, एक कर्मक और द्विकर्मक। देखिए एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जिनके साथ वाक्य में एक कर्म आता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया से को या तो को प्रश्न करने से उत्तर मिल जाएगा, नहीं तो क्या प्रश्न करने से जो उत्तर मिल जाता है वो एक कर्मक होता है। द्विकर्मक क्रिया, इसमें वाक्य में इस क्रिया के साथ कितने कर्म आते हैं? दो। और जब क्रिया से प्रश्न करते को तो उससे भी प्राप्त होता है और दूसरा क्या से प्रश्न करते हैं तो भी उत्तर प्राप्त होता है, जिसमें से एक मुख्य कर्म होता है। जब दो कर्म आ गए तो एक मुख्य कर्म होगा और दूसरा क्या होगा विद्यार्थियों? गौण कर्म। जैसे मैं बताता हूं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं। तो विद्यार्थियों क्रिया क्या है? यहां पर पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? क्रिया से प्रश्न करो क्या पढ़ाता हूं, तो हिंदी। ये वाक्य का कर्म है। ये वाक्य का क्या है? कर्म। मैं क्या विद्यार्थी यहां पर? करता। और पढ़ाता हूं क्या है? क्रिया। ये जो क्रिया है ये कर्म के आधार पर कौन सी क्रिया है? तो आपने कहा सर सकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया है
सकर्मक क्रिया है। सकर्मक में कौन सी बताइए, सकर्मक में है ये पूर्ण सकर्मक क्रिया। कौन सी है, पूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो किस में जाएगा ये, एक कर्मक में जाएगा, एक कर्मक में। क्यों, क्योंकि इसमें कर्म कितने आ रहे हैं विद्यार्थियों, एक ही आ रहा है। पढ़ा हिंदी क्या आ रहा है, कर्म एक आ रहा है, तो एक कर्मक होगा। एक और उदाहरण लिखा देता हूं द्विकर्मक का। देखिए विद्यार्थियों, ये वाक्य ले लेते हैं वापस। मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूं, मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूं। ठीक है विद्यार्थियों, मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूं। तो पढ़ाता हूं तो क्या है, क्रिया। पढ़ाता हूं क्या विद्यार्थियों, क्रिया है। और मैं क्या है यहां पर, मैं है कर्ता, मैं कर्ता है। देखो क्रिया से प्रश्न करो, क्या क्या पढ़ाता हूं, तो विद्यार्थियों हिंदी। तो ये एक तो क्रम ये आ गया। इसके अलावा किसको पढ़ाता हूं, तो एक क्रम ये आ गया। तो यहां पर दो क्रम आ गए। अब इस क्रिया के साथ कितने क्रम आ रहे हैं, दो। तो ये पूर्ण में जाएगी, अपूर्ण में, पहली बात तो पूर्ण में जाएगी, और पूर्ण में जाएगी द्विकर्मक में। किस में जाएगी, द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। अब ये दो क्रम जो आ रहे हैं आपके पास, दो क्रम में से विद्यार्थियों ये एक क्रम है ना, तो गौण है, और एक कौन सा है, मुख्य है। तो क्रिया के नजदीक जो क्रम होता है वो मुख्य क्रम होता है, और क्रिया के दूर जो होता है वो होता है गौण क्रम, यानी कि अप्रधान बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, इसके अलावा और क्या पहचाने गौण क्रम को और मुख्य क्रम को पहचानने की, क्रिया से क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है, क्रिया से क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है विद्यार्थियों, वो क्रिया से क्या प्रश्न करने पर, क्रिया से क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो मुख्य क्रम होगा, और क्रिया से किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वो गौण क्रम होगा। और गौण क्रम के साथ को कारक चिन्ह आता है। कौन सा, को कारक चिन्ह आता है, और जो मुख्य क्रम होता है उसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आता है। और क्या पहचान है इसको, क्रम को पहचानने की, जो गौण क्रम होता है विद्यार्थियों वो अप्राणीवाचक होता है, सॉरी प्राणीवाचक होता है। देखिए गौण वाला कैसा होता है, प्राणीवाचक होता है, प्राणीवाचक होता है। और जो मुख्य क्रम है वो अप्राणीवाचक होता है, अप्राणीवाचक होता है। तो ये सारी पहचान है गौण क्रम को पहचानने की और मुख्य क्रम को पहचानने की। हालांकि मैं आगे इनको पढ़ाऊंगा, एक एक को चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। आगे देखो विद्यार्थियों, मुख्य क्रम। मुख्य क्रम को कैसे पहचानते, क्रिया से प्रश्न कर लो क्या, और जो उत्तर प्राप्त होता है वो वाक्य इसका मुख्य क्रम होता है। गौण को कैसे पहचानते हैं, क्रिया से प्रश्न कर लो किसको, क्या कर लो, किसको, और नहीं तो क्या आएगा उसके अंत में, क्रम के अंत में को आएगा। जिन क्रम के अंत में को आता हो वो गुण क्रम होता है। नोट, वाक्य में क्रम का प्रयोग ना हो तो भी संभावना के आधार पर क्रिया को सकर्मक माना जाता है। ऐसा विद्यार्थी वहां होता है जहां प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है, प्रेरणार्थक क्रियाएं जहां होती है वहां पर ऐसा देखने को आपको मिलेगा। आगे देखते हैं। राम पत्र लिख रहा है, राम पत्र लिख रहा है। तो विद्यार्थियों पहली बात तो देखो, हम वाक्य का कर्ता का पता करते हैं। तो कौन लिख रहा है, राम, ये वाक्य का कर्ता है। ठीक है, और लिख रहा है क्या है विद्यार्थी, ये पूरा क्रिया है। ये क्या है, क्रिया है। क्या लिख रहा है, तो आंसर आया विद्यार्थी पत्र। क्या आया, पत्र। ये वाक्य का कर्म है। तो इस वाक्य में कर्ता भी आ रहा, कर्म भी आ रहा, क्रिया भी आ रही। तो ये वाक्य जो क्रिया है वो कैसी होगी, सकर्मक क्रिया। और सकर्मक भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। कितने क्रम आ रहे हैं, एक क्रम आ रहा पत्र, तो एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण। राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है यहां पर सकर्मक क्रिया है, और वो भी एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण। राम पढ़ता है, तो विद्यार्थियों राम पढ़ता है, तो यहां पर संभावना के आधार पर कई बार सकर्मक क्रिया हम मान लेते हैं। आगे देखते हैं। क्रिया से क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो सकर्मक क्रिया, मैं बता चुका हूं। पूर्ण एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जो क्रिया एक कर्म के साथ अर्थ प्रकट करती है, बता चुका हूं। क्रिया से या तो क्या से उत्तर प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो किसको से प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त होता है, वो पूर्ण एक कर्मक का उदाहरण होगा। दोनों क्रियाओं में दान का भाव हो तो वहां पर संप्रदान का प्रयोग होता है। संप्रदान, वहां कर्म नहीं होता है, वहां कर्म नहीं होता है, संप्रदान होता है। आगे देखते हैं। और उदाहरण मिल रहे हैं, जैसे राम कहानी लिख रहा है, तो लिख रहा है क्रिया है, और कहानी क्या है, कर्म, और राम क्या विद्यार्थियों, कर्ता। तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। राजू ने पत्र लिखा, लिखा सकर्मक क्रिया। यहां पर सुरेश कुत्ते को मारता है,
तो यहां पर मारता है क्या है, सकर्मक क्रिया। सुनीता पुस्तक पढ़ती है, सकर्मक क्रिया। राजा ने भिखारी को धन दिया, तो विद्यार्थियों यहां पर सकर्मक क्रिया नहीं है, ये तो है संप्रदान कारक क्रिया है, यहां कर्म नहीं आया। यह क्या है, संप्रदान, तो इसमें नहीं होगा। सेठ ने ब्राह्मण को गाय दी, इसमें भी नहीं होगा। देखिए पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, जो क्रियाएं अपने साथ दो कर्म लेकर आती है उसे पूर्ण द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया से क्या प्रश्न करने पर भी उत्तर प्राप्त होता है और क्रिया से किसको प्रश्न करने पर भी उत्तर प्राप्त होता है, यानी कि क्या से भी उत्तर प्राप्त होता है, किसको से भी प्रश्न प्राप्त उत्तर होता है, तो उसे कहते हैं हम द्विकर्मक क्रिया। नोट, देना क्रिया में दान का भाव नहीं होता, अपितु दंड आदि में दिया जाना होता है। जैसे माता ने बच्चे को दूध पिलाया, माता ने बच्चे को दूध पिलाया, तो विद्यार्थियों माता तो है कर्ता, ने है कर्ता का विभक्ति चिन्ह, बच्चा है यहाँ पे कर्म, और एक दूसरा कर्म कौन सा है, दूध। दो कर्म आ रहा, बच्चा और दूध, और जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म आते हैं वो द्विकर्मक, तो यहाँ पिलाया द्विकर्मक क्रिया। राम ने श्याम को पत्र लिखा, तो विद्यार्थियों लिखा क्रिया है, पत्र कर्म है, श्याम कर्म है और राम करता है, तो इसमें क्रिया के साथ भी दो कर्म आ रहे हैं, तो द्विकर्मक का उदाहरण होगा। राजा ने अपराधी को दंड दिया, राजा ने अपराधी को दंड दिया, तो यही तो बात लिखाई, देना क्रिया में दान का भाव नहीं हो अपितु दंड आदि दिया जाना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ा, अरे ये क्या लिख दिया, पढ़ा रहे, पढ़ा रहे नहीं, पढ़ा रहे, पढ़ा रहे, ठीक है, काट लेना। अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो विद्यार्थियों यहाँ पे अध्यापक जी ये तो कर्ता हो गया, छात्रों को ये कर्म हो गया, और हिंदी पढ़ा रहे हैं एक कर्म ये हो गया, और पढ़ा रहे हैं क्या है, क्रिया, तो दो कर्म आ रहे हैं, तो ये द्विकर्मक का उदाहरण है। क्या है, द्विकर्मक का उदाहरण। सुरेश दादाजी को फल खिला रहे हैं, तो सुरेश तो करता है, दादाजी कर्म है यहाँ पर। इसी प्रकार जो फल है ये भी कर्म है, और खिला रहा है ये क्रिया है। ये क्या विद्यार्थियों, ये क्रिया है, और कैसी क्रिया है ये द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार अपूर्ण सकर्मक क्रिया भी होती है, जो क्रियाएं कर्म के होने के बाद भी अपना पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर पाती है उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहती है। पूर्ण अर्थ प्रकट करने से संबंधित अन्य शब्द की आवश्यकता इनको पड़ती है। देखिए विद्यार्थियों, जैसे रंगना, मानना, समझना, चुनना, समझना, चुनना, बनाना, ये सब क्या है विद्यार्थियों, अपूर्ण सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। आगे देखते हैं, जैसे मैं तुम्हें अपना मानता हूं, मैं तुम्हें अपना मानता हूं, तो हमें किसी न किसी शब्द की जरूरत है। मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं, दुश्मन मानता हूं, मित्र मानता हूं, तो ऐसे किसी न किसी पूरक शब्द की जरूरत पड़ रही है। राम श्याम को समझता है, क्या समझता है, मूर्ख समझता है, विद्वान समझता है, तो किसी न किसी पूरक की आवश्यकता होती है। तो देखो यहाँ राम श्याम को, यहाँ कर्म आ रहा है, ये राम करता है और समझता है क्रिया है, तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म आता है वो सकर्मक क्रिया होती है, और जिन क्रियाओं के साथ कर्म के आने पर भी वो पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर पाती उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। नोट, मुख्य और गौण कर्म को पहचानने के कुछ नियम दे रखे हैं, इनको हम देख लेते हैं। नियम क्या दे रखे हैं, क्रिया से क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो प्रधान कर्म होता है, और किसे या किसको से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त हो जाता है वो होता है गौण। क्या होता है, गौण होता है। नोट, यदि क्रिया द्विकर्मक हो तो क्रिया के साथ क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह प्रत्यक्ष क्रम होता है। ठीक इसी प्रकार किसी क्रिया से किए किसे या किसको प्रश्न करने में जो उत्तर मिलता है उसे अप्रत्यक्ष क्रम भी कहते हैं। ठीक है, अन्य उदाहरण दे रखे हैं विद्यार्थियों, जैसे सीता कपड़े धो रही है, तो कपड़ा आ गया, धो रही है, ये सकर्मक क्रिया। चेतन पानी पी रहा है, तो पी रहा है क्रिया है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वह राजेश से पत्र लिखवाता है, लिखवाता प्रेरणार्थ क्रिया विद्यार्थियों, इसलिए सकर्मक हो गया। सुनीता पुस्तक पढ़ती है, सकर्मक क्रिया। मुकेश श्याम को पुस्तक पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर पढ़ा रहा है, सकर्मक क्रिया। खाना, तोड़ना या पढ़ना, ये हमेशा ज्यादातर किस में आती है, सकर्मक क्रिया में आती है। कई बार कर्म नहीं होता, फिर भी अगर ऐसी क्रिया आ जाती तो उनको हमें सकर्मक में मानना है, और सकर्मक विकल्प में नहीं हो तो फिर अकर्मक तो मानेंगे हम। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक में प्रयुक्त होती है। मैंने बता दिया प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसकी पहचान क्या होती है, उसकी आता और आना प्रत्यय जुड़ता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक की पहचान क्या होती है, वाता और वाना प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं विद्यार्थियों, किसी प्रेरणार्थक क्रिया को किसी तीसरे व्यक्ति से कराया जाए तो वह द्विकर्मक बन जाती है। जैसे मुकेश पत्र लिखता है,
सकर्मक क्रिया। दर्जी कपड़े सिल रहा है, दर्जी कपड़े सिल रहा है, तो सिल रहा है सकर्मक क्रिया। रजत दूध पीता है, तो पीता है क्या है, सकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं। भैंस चारा खाती है सकर्मक क्रिया। सुरेश गाड़ी चलाता है सकर्मक क्रिया। सुरेश ने गीता को इतिहास पढ़ाया, तो विद्यार्थियों पढ़ाया क्या है यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, और दो कर्म आ रहे हैं, तो गीता और एक इतिहास, तो ये द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। कमल ने नरेश को खाना खिलाया, कमल ने नरेश को खाना खिलाया, तो खिलाया द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। सुरेश आम खाता है, एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। निकुंज पानी पी रहा है, तो पी रहा है एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। सुनीता नाटक देख रही है, सुनीता नाटक देख रही है एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। ये कविता लिखेगा पूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। माताजी कपड़े धो रही है, तो धो रही है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आगे देखते हैं। वह दिन भर खाता रहता है, वह दिन भर खाता रहता है, तो खाता रहता है क्या विद्यार्थियों, देखिए वह दिन भर खाता रहता है, तो खाता रहता है ये सकर्मक क्रिया में भी जा सकता है और अकर्मक में भी जा सकता है, क्योंकि खाना कुछ न कुछ तो खाता है, तो कर्म के अभाव में भी कई बार इसको सकर्मक मान लेते हैं। वह शाम से पत्र लिखवाता है, तो लिखवाता किस में जाएगा, सकर्मक में। वही सदा धोता है, तो धोता क्या है यहाँ पर क्रिया है विद्यार्थियों। मुकेश और सुरेश मिठाई खाते हैं, तो खाते हैं सकर्मक क्रिया। उसी ने बोला था, उसी ने बोला था, ये यहाँ पर क्रिया है। इसी प्रकार मैं हिंदी व्याकरण की पुस्तक भी लिख रहा हूं, तो विद्यार्थियों मैं हिंदी व्याकरण की पुस्तक भी लिख रहा हूं क्या है यहाँ पर क्रिया। आगे देखते हैं। सीमा चाय बना रही है, सीमा चाय बना रही है सकर्मक क्रिया। सुनीता गाना गाती है सकर्मक क्रिया। वह रोज आम खाते हैं सकर्मक क्रिया। मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दिया, तो पकड़वा दिया क्या विद्यार्थियों, सकर्मक क्रिया। वह फुटबॉल खेल रहा है सकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं। अन्य उदाहरण सकर्मक और अकर्मक क्रिया के संयुक्त रूप से उदाहरण दे रखे हैं, मिश्रित उदाहरण विद्यार्थी ये। वह लड़का पुराने गानों पर बहुत अच्छा नाचता है, तो नाचता यहाँ पर क्रिया है, लेकिन कैसी क्रिया, अकर्मक क्रिया। बच्चा आकाश में पतंग उड़ाता है, तो ये जो क्रिया आ रही है उड़ाता है, ये सकर्मक क्रिया है। मैं हिंदी पढ़ाता हूं सकर्मक क्रिया। मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाता हूं, तो पढ़ाता हूं द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। आकाश में पतंग उड़ती है, तो उड़ती है यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। निकुंज सो रहा है अकर्मक क्रिया, और निकुंज चल रहा है अकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं, और उदाहरण दे रखे हैं बहुत सारे उदाहरण। अपूर्ण क्रिया को पूर्ण अर्थ देने के लिए जिन संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्रम पूरक या क्रम पूर्ति कहते हैं या पूरक कहते हैं। ठीक है, बिना पूरक क्रिया और एक पूरक सहित क्रिया दे रखी है एक तरफ मैं उसे मानता हूं, तो कुछ न कुछ जरूरत पड़ी, जैसे मैं उसे विद्वान मानता हूं, तो विद्वान यहाँ पर पूरक सहित क्रिया है, और जो मैं उसे मानता हूं ये जो क्रिया आई है बिना पूरक के साथ क्रिया प्रयुक्त हुई है। वह बनकर दिखलाएगा, तो दिखलाएगा जो यहाँ पर है विद्यार्थी बिना पूरक के हैं। वह डॉक्टर बनकर दिखलाएगा, तो डॉक्टर काम कर रहा है यहाँ पूरक का। वे हमारे जैसे गुरु थे, शिक्षक थे, ऐसे कोई शब्द की नीड है, हमने उसे चुना, हमने उसे प्रतिनिधि चुना, तो प्रतिनिधि यहाँ पूरक का काम कर रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, ये थे जो हमने 4 आधार बताए आपको, काल के आधार पर, और इसके अलावा रचना के आधार पर, समापन के आधार पर, और एक था कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब इसके अलावा कुछ अन्य क्रियाएं बच जाती हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया किसे कहते हैं, जब वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हो तथा एक ही क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी पूर्ण क्रिया प्रयुक्त होती है, अर्थात उनमें से जो क्रिया पहले संपन्न होती है उसके साथ ते प्रत्यय जुड़ा होता है या ही निपात, यानी कि इसमें किसका प्रयोग होगा, ते और ही का प्रयोग होगा, तो उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। और तात्कालिक क्रिया के जो उदाहरण विद्यार्थियों वो पूर्वकालिक में भी चले जाते हैं, कई बार चले जाते हैं। पूर्वकालिक जो क्रिया पढ़ी हमने रचना के आधार पर, उसमें भी चले जाते हैं। जैसे वह जहर खाते ही मर गया, तो एक तो पहचान में क्या आ रहा है, ते और ही आ रहा है, और जहर खाते ही मर गया तो वो तात्कालिक क्रिया। और तात्कालिक क्रिया विकल्प में नहीं हो तो वो किस में चल जाएगा, पूर्वकालिक में। और पूर्वकालिक के जो उदाहरण होते हैं अगर उसमें पूर्वकालिक विकल्प में नहीं है तो वो सारे तात्कालिक में भी आ जाते हैं। मुकेश आते ही रो पड़ा, तो आते ही है तात्कालिक क्रिया है। और सुरेश खाना खाते ही सो गया, तो खाते ही क्या है विद्यार्थियों, तात्कालिक क्रिया है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो आज्यार्थक या विधि क्रिया भी उनको कहते हैं,
वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया से आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे आज्ञार्थक या विधि क्रिया कहते हैं। जैसे मुकेश तुम आज जयपुर जाओ, तो जाओ कौन सी है? आज्ञार्थक क्रिया है। सुरेश नीचे बैठो, बैठो यहाँ पे आज्ञार्थक है। निकुंज आइए घूमने चले, तो चले क्या है यहाँ पर? घूमने चले क्या विद्यार्थियों? आज्ञार्थक या विधि क्रिया है। आगे देखो, एक होती कृदंत क्रिया। तो ऐसी क्रिया जो किसी प्रत्यय के जुड़ने से बनती है उसे क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल, वैसे में हमारे पास चलना क्रिया था, इसमें से ना घटा देते हैं तो क्रियांश क्या बचा? चल। और यदि इसमें आपने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? चलता। तो जिन क्रियाओं के अंत में प्रत्यय जोड़े जाते हैं उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार होता है क्रियार्थक संज्ञा। ऐसी क्रियाएं विद्यार्थी जो संज्ञा की भांति प्रयुक्त होती है उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए, ये क्रियार्थक संज्ञा दो बार आ गया। क्रिया के रूपांतरण लिंग, वचन और पुरुषवाच्य कृदंत भाव अर्थ के काल में होते हैं। क्रिया लिंग के अनुसार भी चेंज होती है। क्रिया का लिंग संज्ञा के अनुसार परिवर्तित होता है। लड़का जाता है और लड़की जाती है, इस प्रकार चेंज हो जाता है। इसी प्रकार वचन से चेंज हो जाता है, जैसे लड़का जाता है, लड़के जाते हैं, तो भी चेंज हो जाता है। इसी प्रकार देखिए साथियों, पुरुष के कारण भी चेंज हो जाता है। मैं हूं, तू है, तुम हो, वह है, वे हैं। वे बहुवचन में आता है तो इससे बिंदी टाइप की लग जाती है, और अगर एक वचन में आता है तो इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ पर वाच्य के अनुसार चेंज हो जाता है, जैसे कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य में चेंज हो जाती है क्रिया। मोहन पत्र पढ़ता है, क्रमवाच्य में पत्र मोहन द्वारा पढ़ा जाता है। कुल मिला के बात ये, वाच्य के द्वारा भी क्रिया चेंज हो जाती है। कृदंत यानी प्रत्यय लगाकर भी क्रिया में हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा भावार्थ में भी इसको क्रिया को चेंज किया जा सकता है, और काल के कारण भी इसमें क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों क्रिया में कई प्रकार से चेंज होता है। और क्रिया का जो प्रयोग होता है विद्यार्थियों, कर्तरी प्रयोग, कर्मणी प्रयोग और भाव प्रयोग, 3 प्रकार से होता है। इनको हम देखेंगे जहां पर वाच्य टॉपिक पढ़ते हैं, वही कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य के अंतर्गत। तो विद्यार्थियों ये था क्रिया का टॉपिक। आपको हमारा क्रिया टॉपिक कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू मित्रों।